नमस्कार। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजवंश की जिसका शासनकाल छोटा जरूर था, लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयद राजवंश की। और अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी हो रही है तो ये चैप्टर तो खास तौर पर जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। सिर्फ 37 ईयर्स, 1414 से 1451 तक। अब शायद मन में ये सवाल उठे कि दिल्ली सल्तनत के इतने बड़े इतिहास में सैयद राजवंश का शासन तो बस इतना ही था। इतने कम समय में भला क्या ही हुआ होगा। लेकिन यकीन मानिए, ये 37 ईयर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसे सिर्फ एक छोटा सा शासनकाल समझकर नजरअंदाज करना ये एक बड़ी भूल होगी। असल में ये कहानी उस दौर की है जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मतलब तुगलक साम्राज्य, बिखर रहा था। और ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने एक नए वंश के उदय के लिए रास्ता बना दिया। तो सवाल उठता है कि यह राजवंश आया कहाँ से, इसका जन्म कैसे हुआ। तो देखिए, इसकी जड़ें हमें मिलती हैं तुगलकों के पतन के बाद फैली उस अफरा-तफरी में, उस अराजकता में जिसने एक नई शक्ति के लिए पूरा मैदान खाली कर दिया था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना, कि कोई बिना खुद को राजा कहे शासन कैसे कर सकता है। ये एक पहेली जैसी बात लगती है, और इसका जवाब हमें सीधा इस राजवंश के फाउंडर की कमाल की पॉलिटिकल समझ तक ले जाता है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं सैयद राजवंश के संस्थापक खिज्र खान। और इनका सत्ता पर काबिज होने का जो तरीका था वो सबसे अलग था। और हाँ, यहीं पर हमारे उस सवाल का जवाब छिपा है। देखिए, खिज्र खान ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहलाया। उन्होंने एक अलग ही टाइटल लिया, रैयते आला। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि वो खुद को तैमूर का सिर्फ एक डिप्टी, एक प्रतिनिधि दिखा रहे थे। और ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल मूव था जिससे उन्होंने अपने दुश्मनों को शांत रखा। अच्छा, तो जरा खिज्र खान के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1414 से 1421 तक उन्होंने राज किया और उनकी पूरी पॉलिसी बहुत ही सधी हुई थी। उन्होंने खुद को तैमूर का डिप्टी बताया, कोई रॉयल टाइटल नहीं लिया। और कमाल की बात तो यह है कि सिक्के भी पुराने तुगलक शासकों के नाम पर ही चलने दिए। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कोई कमजोर शासक थे। जहां जरूरत पड़ी, जैसे कटेहर में, उन्होंने विद्रोहों को बड़ी मजबूती से कुचला भी। तो खिज्र खान ने तो एक बहुत ही सदी हुई शुरुआत की, नींव रख दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके बाद आने वाले लोग, उनके उत्तराधिकारी, इस विरासत को संभाल पाए? और यहीं से शुरू होता है कंट्रोल के लिए एक लंबा स्ट्रगल। उनके बाद आते हैं मुबारक शाह, और इन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अपने पिता के बिल्कुल उलट इन्होंने शाह का टाइटल ले लिया। ये एक तरह का ऐलान था कि अब सैयद सिर्फ डिप्टी नहीं बल्कि असली सुल्तान है। उन्होंने मुबारकाबाद नाम का शहर भी बसाया, लेकिन उनका पूरा का पूरा शासनकाल मुश्किलों और चुनौतियों से भरा हुआ था। अच्छा, मुबारक शाह के बाद गद्दी पर बैठे मोहम्मद शाह, और इनका शासनकाल तो उथल-पुथल से ही भरा रहा। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक सिंगल फैसला पूरे राजवंश का भविष्य तय कर देता है। उन्होंने बहलोल लोदी के साथ हाथ मिलाया और उसे खाने खाना का टाइटल दे दिया। बस यही वो कदम था जिसने अनजाने में ही सही अगले राजवंश यानी लोदी वंश की नींव डाल दी थी। तो ये तो हो गई शासकों और उनकी पॉलिटिक्स की बात। लेकिन उनके शासन में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कल्चर का क्या हाल था? चलिए अब जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सैयद आर्किटेक्चर की एक बहुत ही मजेदार और खास बात थी। सिर्फ मकबरे को देखकर बताया जा सकता था कि ये किसी शासक का है या किसी अमीर का। कैसे? देखिए, जो शासक थे उनके मकबरे होते थे ऑक्टागोनल यानी अष्टकोणीय, 8 कोनों वाले। और जो बड़े बड़े नोबल्स या अमीर थे उनके मकबरे होते थे चौकोर यानी स्क्वायर शेप के। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सैयद शासन कागजों पर तो सेंट्रलाइज था, पर असल में उनकी पकड़ बहुत ढीली थी। रेवेन्यू कलेक्शन का कोई ठिकाना नहीं था, अक्सर अनियमित रहता था। और जो रीजनल लीडर थे वो अपनी मनमानी करते थे, जिससे दिल्ली की जो सेंट्रल पावर थी वो लगातार कमजोर होती चली गई। लेकिन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर होने के बावजूद उन्होंने आर्किटेक्चर और कल्चर पर अपनी छाप जरूर छोड़ी। जैसे उन्होंने इमारतों में ट्रू आर्च यानी असली मेहराब का इस्तेमाल शुरू किया, जो उस समय का एक बड़ा टेक्निकल एडवांसमेंट था। इसके अलावा उनके दरबार में फारसी भाषा और सूफी शायरी को भी काफी बढ़ावा मिला।
तो हर कहानी का एक अंत तो होता ही है। और अब हम इस राजवंश के आखिरी चैप्टर पर पहुंच गए हैं। देखते हैं कि इसका पतन कैसे और क्यों हुआ। इस कहानी का आखिरी शासक था आलम शाह, और कहना पड़ेगा कि वो एक बिल्कुल ही नाकाबिल शासक साबित हुआ। उसने क्या किया? उसने खुद ही सिंहासन बहलोल लोदी के लिए खाली कर दिया और रिटायर होकर बदायूं चला गया। और बस यही इस राजवंश के ताबूत में आखिरी कील थी। तो सवाल यह है कि आखिर सैयद वंश का पतन हुआ क्यों? इसको हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, कमजोर लीडरशिप। दूसरा, लगातार होने वाले रीजनल विद्रोह जो कभी रुके ही नहीं। तीसरा, आर्थिक तंगी, मतलब खजाना खाली हो गया था। और चौथा और सबसे बड़ा कारण, बहलोल लोदी जैसी प्रांतीय ताकतों का उदय, जो अब दिल्ली के सुल्तान से भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे चैप्टर से हमें क्या खास बातें याद रखनी है? चलिए एक आखिरी और सबसे जरूरी फैक्ट के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा फैक्ट जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ये शब्द, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, कुलाह दारान। इसका सीधा सा मतलब है टोपी पहनने वाले। ये नाम सैयदों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक खास तरह की नुकीली टोपी पहनते थे, जो उनकी एक धार्मिक पहचान का सिंबल भी था। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अगर हम इसे समेटें तो कह सकते हैं कि सैयद राजवंश का जो 37 साल का शासन था, वो तुगलकों के पतन और लोदियों के उदय के बीच एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करता है। ये उस दौर की कहानी है जहां शासक लगातार उस पावर के लिए लड़ते रहे जो उनके हाथ में कभी पूरी तरह से आ ही नहीं पाई। और अब जरा देखिए कि ये जानकारी कितनी जरूरी है। ये सवाल ये सीधा 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हें कुलाह दारान के नाम से जाना जाता था? और अब हम जानते हैं कि इसका सही जवाब है डी, सैयद। तो इससे यह साफ पता चलता है कि इतिहास के वो चैप्टर जिन्हें हम अक्सर छोटा समझकर छोड़ देते हैं, वो भी कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं।